हेलो व्यूअर्स, मैं अजय कुमार, सहायक प्राचार्य अर्थशास्त्र हरिहर महाविद्यालय उदा कृष्ण। मैं पुनः आज आप लोगों के बीच इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हूँ चर्चा का एक नया विषय लेकर, जिसका नाम है पूर्ति, जो मांग की अवधारणा की एक समानांतर अवधारणा है। आज मैं यहाँ चर्चा करूँगा पूर्ति के लोच की, मापने के तरीके की और उसे प्रभावित करने वाले या उसके निर्धारक तत्वों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात कि पूर्ति क्या है। तो कहते हैं कि एक निश्चित समय तथा एक निश्चित कीमत पर वस्तु की वह मात्रा जिसे कोई विक्रेता बेचने को तैयार रहता है, उसे हम लोग पूर्ति कहते हैं। तो अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु की कीमत एवं पूर्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी बाज़ार में, वैसे वैसे विक्रेता जो है अधिक मात्रा में बेचने को इच्छुक होगा, उस वस्तु की आपूर्ति करने को इच्छुक होगा। इस प्रकार सामान्य अवस्था में क्या होता है कि कीमत के बढ़ने से वस्तु की पूर्ति बढ़ती है और कीमत के घटने से वस्तु की पूर्ति घटती है। तो चलिए अब देखते हैं कि पूर्ति की लोच क्या होती है। वैसे पूर्ति के इस ग्राफ को आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो मैं इसको ज़रा डिस्क्राइब कर दूं। ये SS जो है पूर्ति वक्र है, OX पर मैंने वस्तु की मात्रा ली है और OY पर मतलब Y एक्सिस पर मैंने कीमत लिया है। अब यह हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे कीमत बढ़ी, मान लीजिए ये देख लीजिए, मान लीजिए P1 है और ये P2 है और ये मात्रा जो है ये M1 है या M है मान लीजिए, और इसको हम लोग M1 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यदि कीमत OP1 है तो वस्तु की पूर्ति कितनी मात्रा में है, OM मात्रा में है। और जैसे ही कीमत बढ़कर OP2 हो जाती है, वैसे ही वस्तु की पूर्ति OM मात्रा से बढ़कर कितनी हो जाती है, OM1, अर्थात MM1 मात्रा की उसमें वृद्धि हो जाती है। तो ये एक धनात्मक संबंध होता है पूर्ति का कीमत के साथ। चलिए अब देखते हैं कि पूर्ति की लोच क्या होती है। तो मैं यहाँ यह बता दूं कि पूर्ति की लोच और कुछ नहीं, मांग के लोच की समानांतर ही यह भी इसी का परिमाणात्मक अभिव्यक्ति है, जहाँ हम लोग परिमाणात्मक रूप में देखते हैं कि कीमत के बढ़ने या घटने से पूर्ति कितनी बढ़ेगी या घटेगी। उस आधार पर उस पूर्ति के लोच को हम लोग निर्धारित करते हैं। तो चलिए देखते हैं। कीमत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जिस सीमा तक वस्तु की पूर्ति बढ़ती है अथवा घटती है, उसे पूर्ति की लोच कहते हैं। अर्थात यह कीमत के सापेक्ष विक्रेताओं के परिमाणात्मक अनुक्रियाशीलता को व्यक्त करता है। ठीक है, सामान्यतः पूर्ति की लोच जो है अनंत या शून्य नहीं होती है। ठीक है, लेकिन एक अपवाद है। अपवाद ये है कि अगर मान लीजिए कोई सुविख्यात कलाकार एकाएक मर जाता है, अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है, तब क्या होगा, उसके द्वारा निर्मित कलाकृतियों की पूर्ति शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पूर्ति की लोच क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो ये एक अपवाद स्वरूप है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पूर्ति की लोच को हम लोग माप कैसे सकते हैं। तो पूर्ति की लोच को मापने का वही सामान्य तरीका है कि पूर्ति की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, और उसमें हम लोग भाग दे देंगे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से। ठीक है, कीमत में जो अनुपातिक परिवर्तन हुआ उससे हम लोग पूर्ति में हुए अनुपातिक परिवर्तन में भाग दे देंगे। तो चलिए, जब इसका फल 1 आएगा तो हम लोग मानेंगे कि इकाई के बराबर पूर्ति की लोच है। 1 से अधिक आएगा तो हम लोग मानेंगे कि पूर्ति की लोच लोचदार है, और 1 से कम आएगा तो हम लोग पूर्ति की लोच को बेलोचदार मानेंगे। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि पूर्ति की लोच की सीमा है शून्य या फिर अनंत।
इसी दोनों के बीच में ये पूर्ति की लोच होगी। तो 3 प्रकार मैंने बताया। अब देखिए ये पहला वक्र है जिस पर पूर्ति की लोच पूरे वक्र पर 1 के बराबर है। जब यह वक्र केंद्र से 45 डिग्री का कोण बनाती हुई सीधी गुजरी है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी जितनी मात्रा में, उतनी ही मात्रा में वस्तु की पूर्ति भी बढ़ेगी। ये देख लीजिए, तो मैं इससे लाइन नहीं सही से खींच पा रहा हूँ। मान लीजिए ये P है, ये P1 है, ये ऊपर वाला P3 है, और नीचे वस्तु की मात्रा जो है ये M है, M1 है और ये M2 है। हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे जिस अनुपात में कीमत में वृद्धि हो रही है, उसी अनुपात में लगभग ये वस्तु की पूर्ति भी बढ़ रही है। तो इस प्रकार ये पूरे वक्र पर जो है पूर्ति की लोच 1 के बराबर होती है। अब बारी आती है कि ये तो सीधी रेखा थी, इसीलिए पूरे वक्र पर 1 के बराबर थी, और सामान्यतया हमें पूर्ति का वक्र प्राप्त होता है। तो वक्र के किसी बिंदु पर अगर हमें ज्ञात करना हो कि उस बिंदु पर पूर्ति की लोच क्या है, तब हम किस विधि का अनुसरण करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम लोग उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे वक्र के। जैसे यहाँ पर SS हमारी पूर्ति वक्र है, तो उसके हमें P बिंदु पर हमें मान लीजिए कि पूर्ति की लोच ज्ञात करनी है, तो हमने उस पर एक स्पर्श रेखा खींचा OK। ठीक है, अगर वह स्पर्श रेखा केंद्र से गुजरा तो उस बिंदु पर पूर्ति की लोच क्या होगी, इकाई के बराबर। यही विधि है जानने का। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि इकाई से कम कब होगी। इकाई से कम कब होगी तो आप इस चित्र में देख रहे होंगे SS पूर्ति वक्र है। हमें Q बिंदु पर ज्ञात करनी थी, हमने स्पर्श रेखा खींचा KP, और KP कहाँ पर टच किया, X एक्सिस पर टच किया। तो स्पर्श रेखा जब X एक्सिस को टच करेगी, ठीक है, तो इसका अर्थ होगा कि पूर्ति जो है वो बेलोचदार है। ठीक है, और उसी का उल्टा होगा कि अगर हमारा ये स्पर्श रेखा Y एक्सिस को टच करेगा तो पूर्ति को हम लोग लोचदार मानेंगे, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, यही तरीका है जानने का कि किसी पूर्ति वक्र के किसी भी बिंदु पर पूर्ति की लोच क्या होगी। उम्मीद करता हूँ इतना तक आप लोग समझे होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं कि पूर्ति की लोच के निर्धारक क्या क्या है। ठीक है, मतलब लोच के निर्धारक में कौन से फैक्टर्स हैं जो अहम भूमिका निभाते हैं। निर्धारक को हम लोग प्रभावित करने वाले तत्व भी कह सकते हैं। तो पहला है वस्तु की प्रकृति। वस्तु 2 प्रकृति की हो सकती है, या तो टिकाऊ होगी या गैर टिकाऊ होगी। गैर टिकाऊ उसे कहते हैं जो जल्द ही खराब हो जाएगा, समय जिसके पास कम होता है, जैसे कि हरी सब्जी हुई, फल हुए, इन्हें हम लोग गैर टिकाऊ वस्तु बोलते हैं। विक्रेता इसे जल्द से जल्द बेच लेने को तत्पर होता है। तो ऐसे वस्तुओं की पूर्ति जो है बेलोचदार पूर्ति होती है, और विक्रेता उसे तुरंत जो है उस पूर्ति को न तो बढ़ा पाता है और न ही तुरंत उसको घटा पाता है। जो पूर्ति बाजार अवधि में होती है या अल्पकाल में होती है, उसी को वो कंटिन्यू। अब अगर वस्तु टिकाऊ है, अर्थात वो जल्दी ख़राब होने वाला नहीं है, तो विक्रेता उसके आपूर्ति में इच्छा अनुसार उसकी पूर्ति को घटा सकता है या बढ़ा सकता है। तो वैसी पूर्ति जो है क्या कही जाएगी, लोचदार पूर्ति कही जाएगी। अगला फैक्टर आता है उत्पादन लागत। अगर उस वस्तु का उत्पादन, ठीक है, उत्पत्ति ह्रास नियम के तहत हो रहा है, तो उसकी आपूर्ति बेलोचदार होगी। क्यों बेलोचदार होगी, तो उत्पत्ति ह्रास नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे अब कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति
अब हम लोग बढ़ाना चाहेंगे तो क्या होगा कि उस वस्तु की लागत बढ़ेगी। तो उपभोक्ता उत्पादक जो है उसके उत्पादन के प्रति उतना सजग नहीं होगा, वो उदासीन प्रवृत्ति रखेगा, जिस कारण उसकी आपूर्ति बेरोजगार होगी। अगर जो है उत्पादन लागत ह्रास नियम के तहत हो रहा है तो उत्पादक जो है या आपूर्तिकर्ता जो है पूर्ति के प्रति सजग रहेगा और यहाँ पर क्या होगा कि आपूर्ति लोचदार होगी। कीमत बढ़ने पर उत्पादक उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रेरित होगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले पर, समय तत्व। ये बहुत महत्वपूर्ण कारक है पूर्ति के क्षेत्र में। अब कहता है कि समय जितना अधिक होगा उत्पादक के पास या विक्रेता के पास, पूर्ति की लोच उतनी अधिक लोचदार होगी। ठीक है, 3 तरह के समय हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है बाजार अवधि, एक होता है अल्पकाल, एक होता है दीर्घकाल। ठीक है, तो बाजार अवधि में क्या होगा कि पूर्ति जो है वस्तु की पूर्णतया बेलोचदार होगी, अर्थात वो SS1 प्रकृति होगी जो आप अपने चित्र पर देख रहे हैं। ठीक है, कीमत कितना भी बढ़े या घटे, पूर्ति की मात्रा को हम लोग नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर कुछ अवधि बढ़ती है, अल्पकाल है, तो कुछ हम लोग उसकी पूर्ति को, किसी वस्तु की पूर्ति को घटा बढ़ा पाएंगे। और उस समय जो है पूर्ति वक्र की प्रकृति SS2 प्रकृति की होगी जो अपने चित्र पर देख रहे होंगे। ये तो इस अवधि में क्या हो पाता है, कुछ हद तक विक्रेता पूर्ति को समायोजित मांग के अनुरूप करने का प्रयास करता है। लेकिन जब उसके पास पर्याप्त समय होता है, अर्थात दीर्घकाल होता है, तो उत्पादक या विक्रेता जो है मांग के सापेक्ष या मांग के अनुरूप अपने पूर्ति को समायोजित करता है। तब क्या होती है, पूर्ति वक्र S3 के अनुरूप होती है। तो ये तो थे पूर्ति और पूर्ति की लोच और उसके निर्धारक तत्व। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूर्ति पक्ष मांग के समानांतर अवधारणा को ठीक से समझे होंगे। अगले वीडियो में मैं उपभोक्ता की बचत अवधारणा के साथ आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।